हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो आईएमएफ और एफएसबी की तरफ से जो सिंथेसिस पेपर आना था क्रिप्टो का, वो आ गया है यहाँ पे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रिप्टो बैन सॉल्यूशन नहीं है। वो मैंने ऑलरेडी ट्वीट पे डाल दिया था, ट्विटर पे। पर उसके अलावा क्या उस पेपर में बोला गया है, उस बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है इस पेपर में। सारी की सारी जो थोड़ी गड़बड़ वाली चीज़ें वही लिखी हुई हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस पेपर में कोई रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया गया है कि रेगुलेशन आएगा या ये होगा। वो बस जो इनको डिफ़िकल्टीज लग रही है क्रिप्टो में, उसको यहाँ पे अभी हाईलाइट किया गया है। 53 पेजेस का है टोटल पेपर। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं, जिसको आपको मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, यहाँ पे क्रिप्टो एसेट के बारे में लिखा गया है कि क्रिप्टो जो है उसकी वजह से रिस्क जो है बढ़ रहे हैं। एक तो हम लोग चाहे बात करें माइक्रो इकोनॉमिक में या फिर बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, यहाँ पे इस और कई सारे रिस्क और इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें, कंज्यूमर की बात करें, इन शॉर्ट कुल मिला के बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे क्रिप्टो एसेट की वजह से काफ़ी सारे जो रिस्क हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कुछ फ़ायदे भी हैं यहाँ पे। फ़ायदा एक तो ये है हमें कि क्रिप्टो की वजह से हम लोग चीपर वे में और फास्ट जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पा रहे हैं, पर उसकी वजह से कई इशू भी आ गए हैं। इशू एक तो ये है कि बहुत जल्दी पैसा जो है इधर से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कई बार वो चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम फाइनेंस के बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं, तो क्रिप्टो की वजह से अगर इसका एडॉप्शन बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं जो फाइनेंस हमारा सिस्टम है उसके लिए खतरा जो है यहाँ पे बढ़ सकता है। अब ये ना जो पॉइंट है ना, अब आप बोलेंगे यार एडॉप्शन बढ़ेगा खतरा बढ़ेगा, तो वो जो पॉइंट है ना, इसको भी थोड़ा नीचे जब हम पहुँचेंगे ना तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको चीज़ों के साथ बताऊँगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रिप्टो एसेट के थ्रू फाइनेंस स्टेबिलिटी के बारे में जो मैंने बोला गया था वो इशू बोले गए हैं। और अगर इफ दे आर ग्रांटेड ऑफिशियल करेंसी और लीगल टेंडर स्टेटस, ये जो ऊपर हमने बात करी थी ना, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है। और वो ये है कि अगर आपने क्रिप्टो को ऑफिशियल करेंसी या फिर लीगल टेंडर बता दिया तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मोटा मोटा बोलने का जो है वो ये है कि जो पैसा है ना वो घूमेगा फिर फॉरेन कंट्रीज़ में, और उससे जो कंट्री है उसके फाइनेंस पे प्रॉब्लम होगी। उससे रिलेटेड इन्होंने ये चीज़ें जो है यहाँ पे बोली हैं। टैक्स के बारे में भी चीज़ें बोली गई हैं कि इसकी वजह से टैक्स में जो इशू है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डरलेस नेचर है यहाँ पे। अगर आपको इंडिया से बाहर भेजना है पैसा कहीं पे भी, जैसे हमने ऊपर जो पॉइंट पे भी बात करी थी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ईजी है, उस वजह से लिखा गया है कि टैक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने लीगल स्टेटस दिया इसको या ऑफिशियल करेंसी यहाँ पे बनाई, तो इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं टैक्स पे भी हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ तक मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अगेन जो ऊपर बात करी है ना, उसी से रिलेटेड नीचे आगे बात आएंगे। अगली चीज़ ये कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसका, और अगर हम लोग उसको जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है, अगर उन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे ना, तो हमारे लिए काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ पे अब रीज़न दिया गया है FTX कांड का कि मई 2022 में कुछ चीज़ें हुई, क्रिप्टो मार्केट के जो बड़े प्लेयर थे उनकी तरफ से इशू हुई। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि कहाँ गया इफ हाँ, तो जो फेलियर हुए थे मार्केट के, द फेलियर ऑफ अ मार्केट प्लेयर। कौन सा फेलियर? FTX के फेलियर के बारे में, लूना के फेलियर, वही जो सारी चीज़ें हुई थी ना, वही सारी की सारी चीज़ें आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। इवन एक जगह पे ना डीपैक के बारे में भी बात करी गई है, वो जो लूना का डीपैक हुआ था। तो ये चीज़ों पे ना वो जो इशू हुआ है ना FTX का और लूना का, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है फैक्टर क्रिएट कर रहा है। और उसकी वजह से ना स्टेबल कॉइन पे भी इशू आ गया है, जो लूना का जो केस हुआ था वो पहले। अच्छा, अगला यहाँ पे DeFi के बारे में भी लिखा गया है कि DeFi इज अ सेगमेंट ऑफ क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम। और उसी के साथ साथ ये भी चीज़ लिखी गई है कि ये जो है कहीं ना कहीं से जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है उसी के जैसा है, और आने वाले टाइम में ये रेप्लिकेट कर सकता है जो हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है उसको।
थोड़ा और नीचे आते हैं, अगेन जो ऊपर हमने बात करी थी फिर से वो आ जाती है कि अगर क्रिप्टो एसेट को ऑफिशियल करेंसी या लीगल टेंडर बना दिया तो उसकी वजह से मैक्रो क्रिटिकल जो है लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लीगल इशू से बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ों का है कि अगर ये चीज़ों को आपने और बढ़ावा दिया तो आने वाले टाइम में और भी चीज़ें जो हैं देखने को मिल सकती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बात करते हैं, जब आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करते हैं ना, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में वो हो जाता है, पर जो इंडियन एक्सचेंजेस है आपने देखा होगा उनमें ये चीज़ नहीं होती, मतलब हमें क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती। उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये AML है। ये बेसिकली AML एक लॉ है मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसी वजह से जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो दूसरे एक्सचेंजेस पे जो मनी है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। ऑप्शन होता है पर आपको कई सारी चीज़ों को इनेबल करता है, मल्टीपल वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं, उसके बाद आप लोगों का ये जो चीज़ें होती है। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे है कि क्रिप्टो की वजह से AML जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। मतलब आप एक तरीके से इंडिया से बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टैक्स की कहानी हो जाती है, यहाँ पे फ्रॉड हो जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम है वहाँ पे। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली वो ये है कि जो वॉलेट है वो आपस में जो है लिंक नहीं होते किसकी आइडेंटिटी के साथ। मतलब जो मेरा टीथर का वॉलेट बना वो मेरा है, वो विशाल गुप्ता का है, वो कहीं से आपस में चीज़ें लिंक नहीं होती, जिस वजह से जो क्रिमिनल हैं वो इसको जो है काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं, और बॉर्डरलेस नेचर की वजह से ही और ज़्यादा जो है इससे रिस्क हो जाता है, क्रॉस जो बॉर्डर जो ट्रांसफ़र हो जाता है ईजिली। बेसिकली जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा फ़ायदा था उसी के बारे में लिखा गया, वही क्रिप्टो का जो है इस पेपर के अंदर सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ लिखी गई है मार्केट इंटीग्रिटी। तो मार्केट इंटीग्रिटी का मतलब बेसिकली ये है कि चीज़ें रेगुलेट नहीं है यहाँ पे, इस वजह से अगर कुछ गड़बड़ होता है तो काफ़ी नाम जो है बेसिकली यहाँ पे ख़राब होता है। इन शॉर्ट इस चीज़ का बोलना ही। अब इसका देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लोग हैं उसमें जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन है, उन सब चीज़ों की वजह से जो है ये चीज़ होती है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हमारे। अब पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई वो था यहाँ पे बैन के बारे में जो था वो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो एक बार अब उस बारे में बात कर लेते हैं। तो वो एंड में था बिल्कुल। तो देखो बैन के बारे में ये बोला गया है कि ब्लैंकेट बैन दैट मेक्स ऑल क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज इलीगल कैन बी कॉस्टली, और अ डिसीजन टू बैन इज नॉट एन ईजी ऑप्शन। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो बैन है वो नहीं हो सकता चीज़ों का, और ये चीज़ें यहाँ भी मेंशन है क्लियर कट कि बैन सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो, वो लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करें, टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बात करें, AML के बारे में बात करें, टैक्स का इशू हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर हम सारी चीज़ों को रेगुलेट कर पाएँ। तो मोटा मोटा ना अगर मैं ये पूरे पेपर को समराइज़ करूँ ना तो इनका प्रॉब्लम ये है, एक तो क्रिप्टो करेंसी को जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, इनको अगर ये पता चल जाए कि किसने भेजा है, किसको भेजा है, तो इनकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सारा का सारा गेम ही ये है कि सब एनोनिमस चलता है। अगर कोई क्रिप्टो शेयर कर दे, क्रिप्टो सेल कर देता है, किसके पास कितना है उसका कोई KYC नहीं है यहाँ पे। तो अगर चीज़ों को KYC किया जाए, जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो KYC करें, इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाए कि अगर एक जना दूसरे जने को कुछ भेज रहा है वो गवर्नमेंट को पता हो। इवन एक जगह ये पॉइंट भी था, ये भी मेरा मिस हो गया, वो ये था कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होना चाहिए इस चीज़ का कि किसने कहाँ पे भेजा है, वो चीज़ें भी लैक हैं यहाँ पे। तो इनको इन शॉर्ट ये चाहिए, हर जगह पे KYC होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये पता चले कि भाई कौन किसको भेज रहा है, एक तरीके से एक पूरा एप्लीकेशन हो, डैशबोर्ड हो, जहाँ से वो ये सब चेक कर सकें। अगर एक एड्रेस डाला, किसका एड्रेस है, किसके नाम पे वो एड्रेस है, उसका क्या KYC हुआ है, उसने आज तक क्या ट्रांजैक्शन करा है, उसको किसने भेजा है। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगे तो शायद जो है चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये इस पेज का जो है मतलब है। अब इस पे किस तरीके से रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो ये था गाइज IMF और FSB ने जो सिंथेसिस पेपर बनाया है, उसका आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।